खास बात है पंजाब रेजिमेंट में कि बॉलीवुड वाले जब भी मूवी बनाते हैं सर तो वो पंजाब रेजिमेंट को दिखाते हैं। जितना कंट्रीब्यूशन पंजाब रेजिमेंट की यूनिट्स ने दिया है हमारे देश के लिए अनेक अलग अलग जंगों में, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की जंग हो या 47 की हो, इवन प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो। मेरे खुद की यूनिट 1965 बैटल ऑफ बरकी। पंजाब रेजिमेंट की एक सबसे खास बात है कि आप किसी को भी कोई टास्क दे दीजिए, आपको सामने से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है या कैसे है। सिर्फ आपको एक ही जवाब मिलेगा, हो जाएगा साहब जी। राष्ट्रीय राइफल के अंदर जो भी ट्रूप आता है वो अपने एक वॉलेंटियर करके आता है। एंड नेक्स्ट इज कि जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं वो अपनी अपनी लोकेशन के ऊपर परमानेंटली पिछले 10 साल 15 साल से बैठी हुई है। तो अनलाइक एनी रेगुलर इन्फेंट्री जो कि वहाँ पे 2 से 3 साल के लिए आती है, तो उनको सीखने में समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है, बट वो बहुत अच्छा काम करती हैं और कर रही हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सबने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। लेकिन जो राष्ट्रीय राइफल है वो उनके पास इनबिल्ट अपना सारा हर तरीके का रिसोर्सेज होता है। एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज कह सकते हैं हम कि पूरे एरिया के, पूरे OR के बारे में उनको इन एंड आउट सब तरीके से पता रहता है। आप ये काउ शेड के पीछे से आ रहे की तरफ से और ये सामने से आ रहे थे जी। एक जवान था जिसकी तरफ टेररिस्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो मतलब ही स्टार्टेड फायरिंग। तो जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स एक ट्रेन्ड फौजी का होता है, ही शॉट दैट एंड उसने रिटेलिएट किया काफी अच्छे से। बट फायर फाइट इतना लंबा चल गया कि उसके पास ऑलमोस्ट सारी मैगजीन्स खत्म होने को आ गई। ही वाज सर्वाइविंग ऑन दोज लास्ट मैगजीन एंड इवन आफ्टर सेइंग कि यार थोड़ा सा तू देख ले, बोले साहब कोई दिक्कत नहीं, एक गोली भी होगी तो मैं मार दूंगा। कीर्ति चक्र अवॉर्डी, वेलकम टू आवर शो। अडिग संकल्प के साथ आपने अपने सटीक निशाने से उस आतंकी को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के लिए आपको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर मंजीत। जय हिंद एवरीवन। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट कीर्ति चक्र से सम्मानित, जो कि भारत का 2nd हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड विनर है। आज उनसे हम बात करने वाले हैं सोपोर की, जिस जगह को कभी मिनी लंदन के नाम से जाना जाता था और वह कांधार ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना गया। वह जगह जो स्टोन पेल्टिंग के लिए बदनाम थी, वह जगह जो अफजल गुरु सैयद सलाउद्दीन और गिलानी जैसे लोगों से ताल्लुक़ रखती है। साथ ही साथ उनसे बात करेंगे 22 राष्ट्रीय राइफल की, जिसमें सर्विस के दौरान उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। वही यूनिट जो 1994 में रेज हुई, लेकिन बहुत ही जल्दी उसने भारतीय सेना में अपना नाम कमा लिया। यूनिट जिसने 100 से ज़्यादा सेना मेडल का रिकॉर्ड बनाया। उनसे उनकी पेरेंट रेजिमेंट की भी बात करेंगे, जो कि पंजाब रेजिमेंट है और भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट मानी जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेजर मंजीत सिंह गिल कीर्ति चक्र की। तो चलिए ज्वाइन करते हैं उनको, यह सभी बातें डिटेल में जानने के लिए। हाय मंजीत, वेलकम टू आवर शो मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर एंड वेलकम मंजीत सर। खुशी मेरे को इसलिए भी सबसे ज़्यादा है कि एक तो कीर्ति चक्र है, ठीक है, राष्ट्रीय राइफल के हो, पंजाब रेजिमेंट के हो, तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड इस पर जहाँ तुमने ये लिया है कीर्ति चक्र सोपोर, यस सर, तो बहुत सालों से मैं फॉलो करता रहता हूँ इस जगह को, ठीक है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर सर। नो, वी आर रियली लकी। इनफैक्ट आप जैसे लोगों से पूरे देश के यूथ मोटिवेट होते हैं एंड इट इज़ इनफैक्ट एन ऑनर कि यू आर हियर विथ अस। तो शुरू करते हैं पंजाब रेजिमेंट से। सर यू आर द फर्स्ट ऑफिसर जो पंजाब रेजिमेंट के हमारे पास आए हैं। सर इट इज़ एन ऑनर सर। नहीं, ऑनर हमारा है। एंड जितना शायद मैं जानता हूँ, पंजाब रेजिमेंट सबसे पुरानी रेजिमेंट है इन्फेंट्री में। यस, सीनियरिटी में भी सर एक्चुअली इट कम्स फर्स्ट। एंड उसका जो बैच है या क्या इंसिग्निया है, बहुत यूनिक है और उसकी एक कहानी है। यस सर, बताओ फिर। एक्चुअली इसकी कहानी काफ़ी 18th सेंचुरी तक जाती है सर, जब हमारी कंट्री में, जैसा कि हम सबको पता ही है कि जो हमारे ट्रूप्स हैं बेसिकली वो गांव से, रूरल एरिया से, उस बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर उस समय में, उस ज़माने में ये एक
टैबू होता था कि अक्रॉस द ओशन जाना और वहाँ पे कुछ ऑपरेट करना, इवन मतलब ओशन क्रॉस करना ही अपने आप में एक टैबू होता था। जिसने कर लिया उसका मतलब धर्म खतरे में आ गया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब वो होती थी उस समय। और एक आई एम श्योर डर भी होता होगा। मस्ट भी सर, क्योंकि नहीं आपको यार अंत नहीं दिख रहा सर। पंजाब रेजिमेंट के ट्रूप्स वो प्लेन्स के और वहाँ के उठ के अगर किसी को अगर बोले कि समुद्र के बीचों बीच आपने जाना है क्रॉस करके, तो डेफिनेटली काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहा होगा उनके लिए। और उस ज़माने में उन्होंने ऑप्ट किया और 8 ऑपरेशन, मतलब नॉट ऑपरेशन, बेसिकली 8 लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी उस ज़माने में, जो उन्होंने ओशन को क्रॉस करके लड़ी। तो इसीलिए इसी ऑनर में पंजाब रेजिमेंट को, अकेली एक इंडियन आर्मी की एक ऐसी रेजिमेंट है जो है इन्फेंट्री, पैदल सेना, बट उसका जो इंसिग्निया है वो नेवल गैली है। सो इट इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। और हमारा जो मोटो है वो भी स्थल व जल, बेसिकली डिपिक्ट्स कि हम ज़मीन पे भी काम करते हैं और हम समुद्र के अंदर भी। इससे एक चीज और मेरे को याद आई, ऐसी क्या खास बात है पंजाब रेजिमेंट में कि बॉलीवुड वाले जब भी मूवी बनाते हैं सर तो वो पंजाब रेजिमेंट को दिखाते हैं। देखो बॉर्डर मूवी है वो बिल्कुल सच है ना, तो पंजाब रेजिमेंट वो आप बताना मेरे को। देन लक्ष्य मूवी में जो ऑपरेशन दिखाया गया है अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन को, वो भी पंजाब रेजिमेंट दिखाया गया है। सर पंजाब रेजिमेंट एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट के अंदर आती है। अगर हम देखें तो आर्मी की, हमारी इंडियन आर्मी की हिस्ट्री के अंदर सीनियोरिटी वाइज जब डिसाइड करते हैं तो पंजाब रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिट रेजिमेंट बेसिकली, आई कैन से। एंड आई बिलोंग टू 16, सो एंड जितना कंट्रीब्यूशन पंजाब रेजिमेंट की यूनिट्स ने दिया है हमारे देश के लिए अनेक अलग अलग जंगों में, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की जंग हो, या 47 की हो, इवन बिफोर प्री इंडिपेंडेंस ऑल्सो। सो जैसे मेरे खुद की यूनिट 1965 बैटल ऑफ बरकी, एंड वी आर आई थिंक अमंग वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिट्स जिसके सैनिक सम्मेलन के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने ट्रूप्स को ब्रीफ किया है। सो वी हैव दैट प्रिविलेज एंड we have the battle honor of 1965 Battle of Barki, in which our unit played a tremendous role, जिसमें एक रॉ करेज हमारे पंजाबी ट्रूप्स ने, हमारे डोगरा ट्रूप्स ने जो दिखाया है वहाँ पे करके ग्राउंड के ऊपर, अपना खून बहा के इचोगिल कनाल के तक जाकर कब्जा करना, जिससे लाहौर तक पहुँचने के लिए सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाउन था जहाँ तक पहुँचना। तो इस तरीके से सेम 71 के अंदर हमारी यूनिट छम सेक्टर के अंदर जो जिस तरीके का गैलेंट एक्ट उन्होंने किया है, 71 के अंदर बैटल ऑफ लोंगेवाला जिसके ऊपर बॉर्डर मूवी भी बनी है, वी ऑल आर अवेयर ऑफ, एंड 47 जिसमें 15 पंजाब ने जोजिला पास के ऊपर जो हेरोइक्स, जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का काम करके दिखाया है। तो इस तरीके से 9 पंजाब उन्होंने अपने उसमें अलग अलग लोकेशंस पे काफ़ी गैलेंट एक्ट्स किए हैं, जो लड़ाइयों में जो रॉ करेज दिखाया है, जिस तरीके से हर एक जवान ने अपने देश के लिए अपनी सलामती की परवाह किए बिना देश के लिए जान दी है। तो उस तरीके की यूनिट एक पंजाब रेजिमेंट्स के अंदर हैं, और आई थिंक इसके अंदर इसका पार्ट होना अपने आप में एक प्रिविलेज है। आई फील वेरी ऑनर्ड कि मुझे इसमें सर्व करने के लिए मौका मिला है। इतनी बड़ी बड़ी वॉर्स लड़ी हैं कि जिसके ऊपर अगर मूवीज़ के पर से हम बात करें तो अभी भी हमारा रिप्रेजेंटेशन काफ़ी कम है, बट यस आई थिंक यही जो एक जज्बा है जो देश के लिए समर्पण, जिसके लिए एक पंजाब रेजिमेंट का हर सैनिक सेना में आता है, तो उसी के आई थिंक फैसिनेशन में बॉलीवुड इज ऑल्सो इंस्पायर्ड एंड वी ऑल आर। पंजाब के ट्रूप्स कैसे हैं, या एक दिन अगर पंजाब रेजिमेंट के आपके यूनिट में क्या माहौल रहता है? हर रेजिमेंट की ना अपने ट्रेडिशंस होते हैं। हर बंदे, जैसे राजरिफ में था तो वहाँ जाट और राजपूत कंपनी होती हैं, उनके अलग कल्चर है, दोनों का अलग कल्चर है, जाटों का अलग है, राजपूतों का अलग है। उसी तरह से आपके यहाँ आपने जैसे बताया कि सिख भी हैं और डोगराज भी हैं, तो उनका बताइए कि अगर सुबह से लेकर शाम तक और किस तरह से डिफरेंस करते हैं कि ये कंपनी सिख कंपनी की ट्रेडिशंस हैं, या हरकत से पता लग जाता है कि ये सिख कंपनी ने किया होगा? सर एक्चुअली सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि मैं डे 1 से इन्फेंट्री ऑप्टी था, जैसे एकेडमी में जब वो चॉइस ऑफ आर्म होता है, तो उस समय पे एक सबसे पहला डिलेमा जो हमारे सामने आता है वो यही होता है कि कौन सी आर्म्स हम किस रेजिमेंट आर्म्स तो फिर भी हम चूज कर लेते हैं कि इन्फेंट्री हो गया, आर्मर्ड हो गया, बट उसमें भी जो हम चॉइसेस देते हैं तो उसमें कौन सी, तो सबसे पहली जो मेरी चॉइस थी दैट वाज पंजाब रेजिमेंट।
क्यों? रीजन सर, आई एम कमिंग टू दैट रीजन। वो सिर्फ सर, आई थिंक बचपन से मैं खुद जैसे हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो एक अटैचमेंट है, जो एक कल्चरल बॉन्डिंग है। तो मुझे मोटा मोटा आइडिया था कि जिस तरीके का मुझे एनवायरनमेंट वहाँ पे मिलने को जाने के बाद मिलेगा, जो एकेडमी में मैंने हमारे डीएस जो पंजाब रेजिमेंट के थे उनको देखा था, उनका एक फंक्शनिंग, उनका एक वे ऑफ, उनका कंडक्ट करने का तरीका जो देखा, तो वो काफ़ी एक फैसिनेटिंग रहता है। तो उसकी वजह से पहला मैंने इंप्रेशन वहाँ पर बनाया था। लेकिन जो जाने के बाद, यूनिट में पहुंचने के बाद, जो एक सबसे पहला जो आपका वेलकम होता है, जिसमें आपको एक एलएमजी थमा दी जाती है गेट पे पहुंचते ही। गेट पे भी एक्चुअली पहुंचने से 5 किलोमीटर पहले ही, एंड वो ट्रेडिशंस यू नो सर। तो उसके बाद हमें बोला जाता है कि नाउ जस्ट रीच द यूनिट। तो वहीं से हमारा एक नेक्स्ट, जिसको हम बोलेंगे कि आफ्टर एकेडमी जो एक घर बनता है, एक परिवार बनता है, वो वहीं पे जाके हमारा पहला स्टेप ही, मतलब एक इनिशियली इतने अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ कि एक ऐसा कनेक्ट बना कि जिसमें आगे चीज़ें जुड़ती चलेगी। जैसे कि अगर आप कभी भी एक पंजाब रेजिमेंट की एक सबसे खास बात है कि आप किसी को भी कोई टास्क दे दीजिए, आपको सामने से ये नहीं सुनने को मिलेगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है या कैसे है। सिर्फ आपको एक ही जवाब मिलेगा, हो जाएगा साहब जी। तो दैट इज द पेक्युलरिटी, एंड आई वुड से कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि आपको वो नेगेटिव वाइब ही नहीं मिलेगी पूरे रेजिमेंट के अंदर, पूरी बटालियन के अंदर। आप बस एक सोच भी लेंगे तो आपको समझ लिया जाएगा कि साहब क्या चाहते हैं ऑपरेशनली, या फिर किसी भी तरीके से स्पोर्ट्स में आपने बस एक इशारा करना है कि ऐसे करना है। लाइक अगर आपकी टीम अगर हारे, थिंग्स विल बी डन एंड इन अ वेरी फेयर एंड विद अ वेरी गुड एक्यूमेन, अच्छे दिमाग के साथ, बिकॉज ट्रूप्स आर ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। और सर इसके साथ साथ एक जो सबसे खास बात रहती है वो है कि पहला आपको काम के लिए हाँ मिल गया है, उसके बाद अपने आप से इतने इम्प्रोवाइजेशन और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ वो अपने आप से, इंजीनियरिटी से जो आइडियाज़ लेके आते हैं, तो वो उस तरीके से फिर काम करते हैं कि 99% टाइम होगा ऐसा कि आपका काम सक्सेसफुल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि काम हो गया है। देन कम्स कि अगर किसी दिन बाई चांस कुछ हो जाए तो देन अगेन माड़ी सी गल हो गई, माड़ी सी गल हो गई साहब जी। एंड दैट टू ऑल्सो, जब आप वहाँ पे जाएंगे देखेंगे, सबसे पहले आपको बेस्ट ऑफ द थिंग्स दिखाई जाएंगी एंड यू विल बी वेरी हैप्पी। एंड फिर आखिर में थोड़ा सा काम चाहे बड़ा हो गया हो, लेकिन साहब जी माड़ी जी गल हो गई है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पे खत्म, उसको भी आगे सर माड़ी जी गल हो गई साहब, लेकिन हैंडल कर लिया गया है। एंड इस तरीके से तो आप उसके बाद ना उनको गुस्सा कर सकते हैं, ना आपको ये कर सकते हैं कि यार ऐसे नहीं करना था एंड ऑल। तो दे आर वेरी एक्टिव एंड वेरी हैप्पी ट्रूप्स सर। मतलब वहाँ पे इस तरीके का कोई स्कोप नहीं है कि स्ट्रेस में, आप अगर पंजाब रेजिमेंट में हो तो आप कभी भी स्ट्रेस में आएंगे आपको। और प्लस जो पंजाब और डोगरा का जो एक परफेक्ट मिक्सचर है, तो वो अपने आप में एक मोरल बूस्टर का काम करता है दोनों के लिए। इट इज़ ऑलवेज ए गुड कंपटीशन अमंग ऑल द कंपनीज की 50% दो कंपनीज, जैसे डोगराज, दो पंजाब सरदार खालसा कंपनीज। तो एक हेल्दी कंपटीशन रहता है, गेम्स हो, कोई प्रोफेशनल कंपटीशन हो, तो हर जगह पे। और वो हिमाचली ट्रूप्स की खासियत रहती है, एक अच्छा मिक्सचर निकल के आता है कि दे आर गुड एट वन थिंग। देन पंजाब प्लेन्स के ट्रूप्स हैं, वो एक जगह पे अच्छे हैं, तो वो जो आपस में एक कंपटीशन रहता है कि अच्छा आप लोग क्रॉस कंट्री में अच्छे निकल गए, कोई बात नहीं, फुटबॉल में आके दिखाना, हमसे आगे जीत के दिखाना, एंड दैट काइंड ऑफ। तो इट गिव्स अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एम्बियंस जो एक होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। आप पंजाब के साथ में आपने ऑपरेशंस वगैरह किए हैं या आप सीधा राष्ट्रीय राइफल में चले गए थे? सर अगर ऑपरेशंस की बात करें जिसमें टेररिज्म और ये सब इन्वॉल्वमेंट है, तो वो मैंने 22 में जाने के बाद आरआर के अंदर ही जाके मैंने किया। बट ऑपरेशंस आई थिंक आज के सिनेरियो में देखा जाए तो सिर्फ ये नहीं है कि जो टेररिज्म के साथ किया जाता है। ऑपरेशन की तैयारी हमारी डे 1 से होती है। वॉर्स की तैयारी हम पीस में करते हैं, फील्ड एरियाज़ में जब पोस्टिंग होती है तो वहाँ से करते हैं। तो एंड जो भी अगर मैं बोलूँ, अगर आज के दिन के भी जिस ऑपरेशन की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो उसकी भी प्रिपरेशन आई थिंक आई वुड से कि क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट यूनिट। यस सर, जिसमें मुझे बेसिक ट्रेनिंग मिली। मीन्स ऑब्वियसली जो IMA में ट्रेनिंग मिलती है वो आपको एक लिमिट तक, एक सर्टेन एक्सटेंट तक आपको पहुँचाती है। बट जो ग्राउंड एक्सपीरियंस
हमें यूनिट में जाके मिलता है, एक्चुअल ग्राउंड ऑपरेशन कि कैसे होते हैं। अगर एक छोटा सा LRP भी जाना है, ADP निकलना है या कुछ भी करना है, ट्रूप्स के साथ मिंगल करना है, अपने ट्रूप्स को जानना है, तो वो वहीं पे आके हम सीखते हैं। सर जो सबसे बेसिक ट्रेनिंग के बाद जैसे ही हम एकेडमी से निकल के यूनिट में पहुंचते हैं, तो आई थिंक एक्चुअल ऑपरेशंस की तैयारी वहीं से स्टार्ट होती है। जैसे ही आपको आपका CHM और सीनियर GCO जिस भी कंपनी में आपको डिटेल किया जाता है, तो वो आपको रिसीव करता है और वहीं से आपका, जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशन है कि, एंड आई थिंक पूरी इंडियन आर्मी में ये ट्रेडिशन है कि जैसे ही कोई नया अफसर आता है तो उसको सबसे पहले लाइन अटैचमेंट कराया जाता है, जिसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द टेरेन एंड सिचुएशन ऑफ द यूनिट। लाइन अटैचमेंट जब आप जवानों के लाइंस में जाकर के रहते हैं? यस सर, यस सर। मेरी यूनिट में 3 महीने का था। अभी मुझे नहीं पता कि अभी कितने टाइम का रखते हैं। जैसे 3 महीने तक ऑफिसर मैस में आप नहीं जा सकते, आप वहीं रहेंगे 24 घंटे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो जवान के साथ उसी बिल्कुल सर लंगर में खाएंगे। सर बिल्कुल हमारा भी सर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सर। 2 से 3 महीने के बीच में इट वेरीज सर, डिपेंड की सिचुएशन कई बार किस तरह की होती है। बट उस जो लाइन अटैचमेंट के टाइम पे जो ट्रेनिंग होती है, वो पूरा IMA का एक सार एक तरफ, और उसके बाद जो ग्राउंड पे आप जो सीखते हैं ट्रूप्स के साथ, सबसे पहले आप उनको जो बेसिक हमें एकेडमीज़ में सिखाया जाता है, नो योर मैन, तो एक्चुअल में हमें करने का मौका सिर्फ तभी जाके मिलता है जब हम लाइंस में जाके उनके साथ रहते हैं। और वहाँ से हमें उनके जो एक अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं कि बेसिकली जैसे पंजाब रेजिमेंट में मैं हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एक्चुअल कल्चर क्या है। ये अदर देन परेड के टाइम पे होने के अलावा जो लाइंस में जो मेरा कंपनी का जवान है वो किस तरीके से रहता है, वो क्या बातें करते हैं, क्या उनका हंसी मजाक का तरीका है। उसी तरीके से उसके साथ फिर एक बॉन्डिंग बनता है सर, जो साथ में फिर अलग अलग वेपन्स की ट्रेनिंग की कराई जाती है, चाहे वो EWTs में हो या फिर EWT एक्सरसाइज विद ट्रूप्स सर। तो EWT में हमें वेपन हैंडलिंग, वो अलग अलग वेपन्स, राइफल से स्टार्ट करके LMG, MMG, देन मोटर, MGL, AGL, एवरीथिंग, मतलब जिसकी ग्राउंड पे जो हमें करने का मौका मिलता है वो लाइन अटैचमेंट के दौरान ही करने का मौका मिलता है। और सबसे बेस्ट मोमेंट कह सकता हूँ मैं। एंड बेस्ट कहने का मकसद इसलिए नहीं है कि सीखने के लिए, इसलिए भी है कि आप सीख रहे हो, प्लस आपसे एक्सपेक्टेशन किसी को कुछ नहीं है, आप गलती कर सकते हो। यस उसमें आपको किसी एक NCO या किसी एक अच्छे GCO के अंडर आपको डिटेल किया जाता है, एंड आपसे गलतियां एक्सपेक्ट की जाती हैं, तो आप खुल के गलतियां करते हैं और सीखते हैं, सो दैट कि आप आगे जाके कोई गलतियां ना करें जब आप कमांडिंग रोल में आते हैं आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। तो आई थिंक वो सबसे बेस्ट वो रहता है। साथ ही साथ एक किस्सा जैसे ये भी होता है, आई थिंक सबके साथ ही होता होगा ये। जैसे ही आप कोई एक वेपन सीखते हैं तो उसके बाद आपको उस प्लेटून को या उस ट्रुप को, जो भी उसका ओहदेदार है, तो उनके जो एक 5 से 10 लोगों का ग्रुप होता है, उनको आपको कुछ ना कुछ एक मिठाई या देनी होती है और वो आपको बताया नहीं जाता, वो आपको कोई नहीं बताता है। और आपकी बिकॉज आप नए जाते हैं तो आपकी सैलरी भी क्रेडिट नहीं होती है, बट आपका बिल जरूर आता रहता है। तो दैट इज अ वेरी, बट आई थिंक दैट इज नेसेसरी एंड मिंगलिंग विद द ट्रूप्स, और वो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। असली बॉन्डिंग वहीं से शुरू होती है। वहीं से शुरू होती है सर। और पूरे फौज की नींव वही है। यस सर। नहीं, आप जनरल भी बन जाएंगे तो आपको हमेशा वो वाले दिन आपको याद रहेंगे। सर आई थिंक जो पेरेंट यूनिट होती है वो उस अपने घर से भी ज़्यादा हम टाइम, जब तक हम फौज में रहते हैं तो इतना टाइम घर पे नहीं बिताते हैं जितना हम अपने यूनिट में, लाइंस में, बडीज़ के साथ या फील्ड एरियाज में बिताते हैं। तो वो जो बॉन्डिंग है सर, वो आई थिंक कभी आप जनरल के आफ्टर लाइफ ऑल्सो आई थिंक वी मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि हाँ हमने यहाँ पे अटैचमेंट किया था एंड वी आर पार्ट ऑफ दिस यूनिट। सो लेट्स टॉक अबाउट राष्ट्रीय राइफल्स। राष्ट्रीय राइफल्स क्या है, क्यों अलग है, और आप जब वहाँ पर गए तो आपको कैसे कोई झटका लगा? नहीं सर, झटका नहीं लगा सर, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर पूरे इंडियन आर्मी में, अगर पूरे इंडिया के परिपेक्ष में भी अगर देखें तो हम आज के दिन जो एक हर एक ऑफिसर की या हर एक जवान की हमारी एक इच्छा रहती है कि हमें फील्ड में काम करने का मौका मिले, हमें देश के लिए कुछ करने का मौका मिले। तो वो जो है वो आई थिंक राष्ट्रीय राइफल के अंदर ही सबसे मतलब एडिक्वेटली और सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें वहाँ पे मिलता है। तो आई फील माई सेल्फ वेरी लकी कि आई गॉट द अपॉर्चुनिटी कि मुझे राष्ट्रीय राइफल में जाने का अवसर मिला, और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर टू मी। जो राष्ट्रीय राइफल है वो उनके पास इनबिल्ट अपना सारा हर तरीके का रिसोर्सेज होता है, एक इंस्टीट्यूशनल नॉलेज कह सकते हैं हम कि
पूरे एरिया के, पूरे AOR के बारे में उनको इन एंड आउट सब तरीके से पता रहता है। तो आई वो थिंक एक added- ड्रिल्स भी सेट हो जाती हैं, because Yes, sir. लोगों को पता है कि यहीं इसी टेरेन में काम करना है, यहाँ सर्दी कैसे आएगी, गर्मी कैसे आएगी, बारिश में कैसे रहेगा। एंड लोकल्स को भी पता होता है कि ये यूनिट तो यहीं रहेगी, बाकी यूनिट तो आएगी वो चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही है सर कि जैसे मान लो कि मैं जब पहली बार राष्ट्रीय राइफल के अंदर जाता हूँ तो ऐसा नहीं है कि सारे ही एक साथ गए हैं, या जस्ट आई एम द न्यू वन। तो मेरी जो ट्रेनिंग होगी वो सारे सीनियर्स, जूनियर्स, इवन जूनियर्स, और ये एक जो टीम का कॉन्सेप्ट है जो राष्ट्रीय राइफल के अंदर है, उससे बढ़ के, उससे ऊपर आई थिंक हम यूनिट्स में सीखते हैं। और जो एग्जीक्यूट करने का टीम कॉन्सेप्ट है वो हमें मौका मिलता है राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर, कि जो एक QRT के अंदर आप एज ए टीम जितना बॉन्डिंग, जितना ब्रदरहुड, और जितना एक दूसरे के लिए दिन हो रात हो कहीं पे भी खड़े होने का जो मौका मिलता है वो राष्ट्रीय राइफल्स के अंदर ही मिलता है। जस्ट आप 24/7 एक्टिव रहते हैं और जस्ट एक कॉल और जस्ट एक छोटा सा इनपुट एंड यू आर ऑन द ग्राउंड विद ऑल योर टेक्निकल गियर्स। मंजीत, आपकी पोस्टिंग आई 22 RR में, और जितनी मेरी नॉलेज है कश्मीर की, और इनफैक्ट मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसने 22 RR को कमांड किया था, और कमांड भी किया था, और उसको 22 RR में शौर्य चक्र भी मिला था। ठीक है, तो मैं अभी नाम नहीं लूँगा, सर्विंग है। तो जितना मैं जानता हूँ, 2004-6-7 में जब हम पुंछ में थे तब भी सोपोर के बारे में बहुत सुनता रहता था। तो 22 RR सोपोर में शायद 2000 से। यस सर। इनफैक्ट तेरे जैक्रिफ जब कारगिल के लिए निकली थी, एंड विक्रम बत्रा सर वहाँ कंपनी कमांडर होते थे सोपोर के, उसके बाद 22 RR वहाँ पर आई थी। यस सर। एंड बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो आप ही बताएंगे कि 22 RR के वहाँ पे इतना अच्छा नाम है और वो सारा। तो जब आप 22 RR पहुँचे या पोस्टिंग आई, तो पहली फीलिंग कैसी थी? सर आई थिंक इससे बेटर कोई फीलिंग नहीं हो सकती थी कि जो आपने विश किया है कि एक दिन एकेडमी से निकल के शायद किसी दिन मुझे RR में काम करने का मौका मिले, और वो जब वो आपका ड्रीम पूरा होता है, और वो भी जब आपको 22 RR जैसी यूनिट में जाने का मौका मिलता है, तो उसमें एक अलग आपको प्राउड और एक अच्छा लगता है। बट उसके साथ साथ आपको एक प्रेशर भी फील होता है, बिकॉज यूनिट ने अपने आप को ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इतने अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश और प्रूव किया है कि लिमिट इस तरीके के अचीवमेंट्स की काफ़ी लंबी है, लिस्ट काफ़ी लंबी हो जाएगी वो तो। जैसे एप्रीहेंशंस हैं जो सरेंडर किया है लोगों ने हमारी यूनिट को, के उसके इन्फ्लुएंस में आके कि इसको हथियार को छोड़ देते हैं, लिव ए नॉर्मल लाइफ। तो इस तरीके की लिमिटलेस लिस्ट हमारे पास काफ़ी लंबी है। और जब आप इस यूनिट में जाते हैं तो आपके ऊपर एक अलग तरह का प्रेशर रहता है कि हाँ परफॉर्म करने का, कि एक जो पुराने सभी सोल्जर्स ने जो जिस तरीके का अपना खून पसीना वहाँ पे सोपोर में बहाया है, तो उसको आपको स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जीना पड़ता है। आप जब पहुँचे वहाँ तो आपने क्या देखा, और आपका पहले 1-2 दिन कैसा? सर जैसे ही मैं सबसे पहली बार वहाँ पे पहुँचा तो लैंड मतलब बटालियन के अंदर पहले कदम रखते ही सामने आई सो कि एक क्लास चल रही है, AK रखी हुई है, एंड जस्ट सिर्फ 2 ही लोग उसमें आगे बैठे हुए हैं। एंड आई वॉज टोल्ड टू कि जाइए और सब वेपन खोल के जोड़ के और वो सब अपना जो खोलना जोड़ने वाली तरतीब है वो करके दिखाइए। तो पहला शौक तो जनरली यही लगता है कि आप यू हैव पुट इन सम सर्विस, और अब इसके बाद मेरे पे ये डाउट आ रहा है इनको कि इसको वेपन खोलना आता है कि नहीं आता है। बट वो मतलब मैंने अपना वो ड्रिल किया, एंड देन इमीडिएटली एक BP पटका आ गया कहीं से और बोला कि साहब ये लगा लीजिए, एंड अभी आप चलिए इधर से। आई वॉज टेकन टू 1 सेंट्री पोस्ट, देन अनदर सेंट्री पोस्ट, एंड फॉर फ्यू डेज रूटीन वॉज दिस ओनली। एंड जब वहाँ पे मैं ये सब कर रहा हूँ तो बाकी जो बटालियन को मैं देख रहा हूँ कि कभी भी अचानक से जस्ट एक कोई मैसेज आता है। आई थिंक उस टाइम तक नहीं पता था कि कैसे होता है, बट जब बस एक दिखता है कि 10 लोग एक गाड़ी में बैठे और फटाफट अपना एक टेक्टिकल गियर पहना, AK लगा है, फेस कवर्ड है, पटका लगा है, एंड वेरी यू नो माहौल ही अलग होता होगा। काफ़ी एक माहौल एक इतना एनर्जेटिक और इतना जोश से और इतना स्पीड से काम हो रहा होता है। सारे व्हीकल्स जो होते हैं वो देखते हैं कि मॉडिफाइड हैं, अलग तरीके से, अलग ऑपरेशन ओरिएंटेड सबका। एक बात भी सुनेंगे तो आई थिंक मुझे कोई ऐसा संतरी वहाँ पे नहीं मिला जो जनरली संतरी बड़ी पेयर्स में होते हैं सर। तो मुझे कोई भी ऐसा बड़ी पेयर के साथ संतरी ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ऑपरेशन के अलावा कोई बात बताई हो। एवरीवन वाज लाइक कि साहब यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, ऐसे हुआ था, यहाँ पे इस तरफ से फायर आया था, आज से 2 साल पहले इधर इस होटल से फायर आया था, 3 साल पहले इधर से ग्रेनेड आया था। तो उस तरीके की कहानियाँ जब आप सुनते हैं तो आप अपने आप में एक मोटिवेशन आता है सर, और ये लगता है कि हाँ ये यूनिट जो है, जो विजयवीर जिसका नाम आज के दिन बोला जाता है, तो विजयवीर किस लिए है?
वो इन ऑपरेशंस को अच्छे से कंडक्ट करने की वजह से और अपनी एक इमेज बनाई है उन्होंने, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड विजयवीर। सो मंजीत, ये बताओ कि फिर आप लोगों ने गेम को कैसा खेला कि जो आवाम है, जो पॉपुलेशन है, एज आई नो 22 RR को बहुत सपोर्ट मिलता है, तो ये कैसे आप लोगों ने इनका सपोर्ट लिया और मकसद है कि आप लोगों ने क्या अलग किया? सर अलग सबसे पहली चीज़ तो आई थिंक जो हमारी बटालियन ने की है वो एक अप्रोच बोल सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अप्रोच। बिल्टअप एरिया और जो एक माउंटेन की लड़ाई है जो जनरली बाकी मोस्ट ऑफ द RR जंगल एरिया में ऑपरेट करती हैं, जो हमारा बिल्टअप एरिया है, तो उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस है अप्रोच का। हमें एक तरीके से मैकेनाइज्ड RR भी बोला जाता है, बिकॉज हम बहुत फास्ट और बहुत प्रिसाइज वे में मूव करते हैं, स्विफ्टली वी ले द कॉर्डन। एंड उसको अचीव करने के लिए यहाँ जो हमारे ट्रूप्स रहे हैं, जो पंजाब और आर्मर्ड के मिक्स ऑफ द बेस्ट ऑफ द ट्रूप्स जो आते हैं, और उसी की वजह से जो हमारी ड्रिल्स जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एस्टेब्लिश हुई हैं, जिस तरीके से हमें टॉप हायरार्की का सपोर्ट मिलता है, बिकॉज वी डोंट थिंक कि कॉर्डन के अंदर 10 घर हैं या 100 घर हैं, या कॉर्डन 2 घंटे के लिए चलेगा, 3 घंटे के लिए कैसे होगा, या फिर 3 दिन भी चलेगा। तो वी आर लाइक बिल्ट दैट वे। और इसी के लिए हमें जो इनिशियल जो ट्रेनिंग जब भी हम यूनिट के अंदर जाते हैं, तो उसी ट्रेनिंग फेज में इनिशियली 2 से 3 महीने के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारे अंदर ग्रिल की जाती हैं। देन कम्स आवाम का सपोर्ट, कि जिस तरीके से, बिकॉज जब आप प्रोफेशनली अच्छे तरीके से काम करते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं। बिकॉज अगर आप फेयर प्रैक्टिसेस नहीं यूज करेंगे तो ऑब्वियसली हर कोई आपसे दूर जाएगा। एंड 22 ने, हमारे यूनिट ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतनी अच्छे तरीके से अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है कि हमने, जैसे कि अगर एग्जांपल मैं दूं तो हम कोशिश सिर्फ किसी भी ऑपरेशन में ये नहीं करते हैं कि टेररिस्ट का एलिमिनेशन हो, हम कोशिश ये करते हैं कि टेररिस्ट का एलिमिनेशन हो, हमारे किसी भी हमारी खुद की कोई भी ऑन कैजुअलिटी ना हो, प्लस किसी भी सिविलियन की कोई कैजुअलिटी ना हो। तो एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम। जब आप इस तरीके से ऑपरेट करते हैं तो पीपल गेट टू नो, और जहाँ पे एक बार ऑपरेशन हो जाता है तो उसके नेबरिंग विसिनिटी में दैट मैसेज गोज वेरी लाउड एंड क्लियर कि किस तरीके से फौज ने हमें फायर के बीच में से निकाला, किस तरीके से लोगों ने हमारी सेफ्टी की परवाह की, अपनी सेफ्टी की परवाह ना करते हुए। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट वी बिकम व्हाट वी आर टुडे। इनफैक्ट आपका कीर्ति चक्र भी ऐसे ही ऑपरेशन में है। यस सर, जिसमें आपने लोगों को बचाया है। यस। आपका ऑपरेशंस की शुरुआत कैसे हुई? सर ऑपरेशंस की शुरुआत तो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि हम 24/7 वर्किंग अलर्ट रहते हैं। टीम्स आर ऑलवेज आउट। को 22 में हर टाइम पे कोई ना कोई यूनिट और कोई पार्टी, एक QRT आपको बाहर ही मिलेगी। QRT एज इन क्विक रिएक्शन टीम। क्विक रिएक्शन टीम सर, जो हमारी हर COB में हर एक उसके अंदर होती हैं। COB कंपनी ऑपरेटिंग बेस। सो उसके बाद सर ऑपरेशन में फायर फाइट का तो मैं बोलूँगा कि मुझे थोड़ा सा लगभग 6 महीने बाद एक्सपोजर मिला, बट उससे पहले भी, क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है ह्यूमन बेस ओरिएंटेड ऑपरेशंस करना। तो इसीलिए हमारी यूनिट्स हमेशा हमारे ऑफिसर्स, जवान, इवन NCOs, JCOs, हर किसी का अगर फोकस अगर किसी तरफ रहता है तो एंड की तरफ ही रहता है कि हमारे पास किस तरीके से इनपुट आए। बिकॉज ड्रिल्स वाइज वी आर श्योर कि अगर इनपुट अच्छी होगी तो हम जाने नहीं देंगे उसको। एंड इट इज़ नॉन फैक्ट फॉर अस ऑल्सो कि जनरली हमारा कॉर्डन अब तक हमने ऐसे इंटरसेप्ट किए हैं प्रीवियस ऑपरेशंस में, जब टेररिस्ट अपने अक्रॉस अपने हैंडलर से बात कर रहा है और बोल रहा है कि अपने बेसिकली इन्फॉर्म कर रहा है कि आज मैं फंस गया हूँ और 22 ने लगाया है तो अब मैं निकल नहीं पाऊंगा। yes. तो ये मेरा आखिरी सलाम है। तो इस तरीके के इंटरसेप्ट हुए हैं एक्चुअल में। तो ये रुतबा है आप लोगों का, ये 22 RR का बोला जाता है। यस सर, ये यूनिट का एफर्ट है सर। इसमें किसी एक इंडिविजुअल, एक पर्सनैलिटी का नहीं है। इसमें हर एक जवान जो QRT का जो जब अपना टेक्टिकल गियर लगा के ग्राउंड पे आता है तो उसका एक एफर्ट है, उसके पिछले 30 साल की मेहनत है। तो उस मेहनत और ईमानदारी से जो अपने ऑपरेशंस उन्होंने किए हैं वहाँ पे, तो उसका वो एक जवाब है जो आई थिंक अक्रॉस सभी तंजीम्स के अंदर उनको पता है कि अगर लगा है कॉर्डन तो 22 RR का कॉर्डन लगा है तो। सो शुरू करते हैं आपका 6 महीने के बाद जो आपका फायर फाइट हुआ था। सर जो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो फायर फाइट का रहा है उसके लिए
हमारे जो टीम है, हमारे सभी ऑफिसर जवान, हम इन सबको दो टेररिस्ट हमने मारे हैं, इनको हम लगभग पिछले 6 महीने से ट्रैक कर रहे थे। और 6 महीने की कड़ी मशक्क़त के बाद जब हमें फाइनली मेरे पास इनपुट आया कि इस एक्स नंबर घर के अंदर 2 टेररिस्ट हैं और कंफर्म है, ह्यूमन इनपुट, मतलब सोर्स के थ्रू आपको सोर्स के थ्रू। तो जैसे ये इनपुट आई तो आई रियलाइज्ड कि एक बार जब हम नॉर्मल अपने एरिया की पेट्रोलिंग करते हैं और जब एरिया फैमिलियराइजेशन के लिए जब हम जाते हैं तो आई रियलाइज्ड कि इस घर के अंदर मैं जाके आया हूँ। और मैंने अपने बड़ी से भी एक बार कंफर्म किया कि यार ये वही घर है जिसके अंदर हम वो पीछे आंगन में पीछे की तरफ जाके एक बार बात कर रहे थे। तो हम कर रहे थे कि अगर मैं टेररिस्ट बनूंगा तो फॉर मी दिस इज़ द आइडियल लोकेशन, इसके अंदर मैं बैठूंगा। और क्यों थी वो? सर उसके पीछे एक जो मेन वजह थी वो उसकी आइडियल लोकेशन थी, क्योंकि उस घर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आने के लिए, और इवन अगर कैशो होता है तो उसमें कैशो लगाने के लिए टाइम लगता, प्लस अगर जो भागने के लिए जो रास्ते हैं वो उनको एक अच्छा कवर देते हैं, एक अप्रोच देते हैं, ऑर्चर्ड के अंदर से वो जल्दी से भाग के गायब हो सकता है। प्लस हमारे साथ जो प्रीवियस ऑपरेशंस का एक्सपीरियंस रहता तो उसके बेसिस पे भी कुछ एक हम एक नोशंस बनाते हुए चलते हैं कि यहाँ पे इसको कवर मिल सकता है, यहाँ से वो फायर डाल सकता है, उसके पास ऑप्शंस थे बेसिकली वहाँ पे उस जगह पे। तो उसके बेसिस पे ही जस्ट मैंने एक वो आपस में रैंडम बातें करते हुए, और ये मैं जनरली करता रहता था वहाँ पे, और सिर्फ मैं नहीं, हमारी पूरी क्यूआरटी इसी तरीके से काम करते हुए कि इस पे किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको हमेशा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उसी के हिसाब से डिस्कस करना कि कल को अगर कैशो करना हो तो कैसे करेंगे, अगर फायर फाइट होगा यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में तो हम कैसे अपने आप को बचाएंगे, उसको एलिमिनेट। तो दीज आर आर ड्रिल्स ऑफ आर यूनिट जो हमने इनकलकेट की हैं, जो हमें सिखाई गई हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू गो फर्दर अहेड। सर तो जैसे ही इनपुट हमारे पास आ गई थी और ये हमने क्यूआरटी के साथ प्लान बनाना शुरू किया, और साइमल्टेनियसली मैंने सीओ को इन्फॉर्म किया, एंड सीओ ने जस्ट 30 सेकेंड्स के अंदर प्लान पूछा, इनपुट पूछा, एंड ही जस्ट गेव ए गो अहेड। ही बीइंग अ वेटरन ऑफ 22 ओनली, ए बैटल हार्डन सोल्जर, तो ही अंडरस्टूड द डायनेमिक्स कम्प्लीटली एंड गिव अस ए गो अहेड कि आप लॉन्च कर दीजिए। विद इन नेक्स्ट 7 to 10 मिनट हमने सर जो एक टारगेट कॉम्प्लेक्स जो हमारा था उसका एक इनिशियल कॉर्डन हमने इस्टेब्लिश कर दिया था। इफ़ यू डोंट माइंड, ये किस समय की बात है? दिन क्या बात है, रात का बात है, शाम? सर ये लगभग अराउंड 6 बजे के आसपास का, मतलब अंधेरा होने वाला है? नहीं, बिकॉज अप्रैल का महीना तो उसमें थोड़ा सा लास्ट लाइट थोड़ा लेट रहता है, तो लेकिन हाँ डेफिनेटली कुछ टाइम में अंधेरा होने वाला है। ऐसा काफ़ी डे लाइट हमारे पास बचा ही नहीं है, तो कम समय था। तो इनिशियल कॉर्डन हमने ले किया और जो हमारे ड्रिल्स हैं उनको हमने फॉलो किया। देन जो हम उसमें वो मैं आपको ज़्यादा थोड़ा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमने हाउस ओनर को सर्च करना शुरू किया कि जिससे हम कंफर्म कर सकें कि घर के अंदर एक्चुअल में प्रेजेंस है नहीं है। काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने हाउस ओनर को लोकेट किया। वो जो एक सेकेंड, कॉर्डन जो आपने लगाया वो 5-6 या कुछ क्लस्टर ऑफ हाउसेस का लगाया होगा? यस सर, बिकॉज उस घर की सिचुएशन ऐसी थी सर कि हमें लगभग 10 से 15 घर कॉर्डन के, 15 से 20 भी आई थिंक घर में कहूँगा कि कॉर्डन के अंदर थे। बाकी पीछे की तरफ ऑर्चर्ड एरिया था, तो उस डेंस ऑर्चर्ड एरिया को भी हमने कवर किया, और उन हाउसेज, गलियाँ, जो छोटी छोटी गलियाँ आपस में एक दूसरे के बीच में से निकलती हैं, उनको भी हमने कवर किया अपने इनिशियल कॉर्डन में। एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग फॉर आवर मेन सस्पेक्ट, द ओनर ऑफ द हाउस। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद हमने ढूंढने पे मिला कि वो वहीं कोने में दुबक के, एंड ही वाज एक्टिंग एज देयर स्काउट, यू कैन से स्काउट फॉर देम, कि कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वो बाहर आया हुआ था। हालांकि वो हमें बाद में पता चला, बट काफ़ी मुश्किल के बाद जब हमने उसको ढूंढा, उससे इंटरोगेशन किया, तो इनिशियली तो उसने कुछ नहीं बताया, बट थोड़ा सा ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स के बाद ही ऑन अप की यस देयर आर 2 इंडिविजुअल्स विद वेपन जो अंदर। और ये फॉरेन टेररिस्ट थे? यस सर, बहुत फॉरेन टेररिस्ट। तो उसने कंफर्म किया कि हाँ मेरे घर के अंदर 2 फॉरेन टेररिस्ट बैठे हुए हैं। और जैसे ही फिर फॉरेन टेररिस्ट की प्रेजेंस कंफर्म हुई, तो अगेन आई इन्फॉर्म सीओ एंड ही इमीडिएटली रीच्ड ऑन द ऑपरेशन साइट अलोंग विद एडिशनल क्यूआरटीज। हमने कॉर्डन को फर्दर टाइट किया, और जहाँ से भी लाइकली एस्केप रूट हो सकता था वी ट्राई टू फिल एवरी गैप। एंड उसके बाद अगेन नेक्स्ट कम्स द इवैक्यूएशन ऑफ द सिविलियंस, बिकॉज नाउ वी आर श्योर कि घर के अंदर टेररिस्ट है और फॉरेन टेररिस्ट है,
तो वो अपने हथियार रख के तो बाहर नहीं आने वाला है, और अगर आएगा भी तो वी हैव टू बी ऑन आवर ओन। तो अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तैयारी सबकी यस, बट हम अपनी तरफ से तैयार थे कि अब जो सिविलियंस जो ट्रैप हैं, इन केस अगर फायर फाइट खुलता है, जो कि खुलना ही था, उसको हमने घरों से निकालने की प्रोसेस स्टार्ट किया। लेकिन आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू बी स्मार्ट एंड ही थॉट कि अगर लास्ट लाइट पे अगर मैं निकल गया तो शायद मेरे पास सबसे बेटर चांसेस हैं कि वरना उसके बाद ही नो कि अगेन कम्स 22 कि ही नोज कि अब अगर जितना टाइम जाता रहेगा कॉर्डन उतना ही एक्स्ट्रा टाइट होता रहेगा, तो देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर हिम लेटर ऑन। जी, क्योंकि जब निकल रहे हैं तब एक मौका है आपके पास कि उनके साथ। प्लस उसके बाद सर उसके पास एक मौका है क्योंकि घर के अंदर एक लेडी थी, तो उसने उसको शील्ड बना के सबसे पहले निकलने की कोशिश की कि अगर मैं इसकी आड़ में, मतलब हम दोनों, जैसे उसने क्या किया कि लास्ट लाइट के टाइम पे बिल्कुल मात्र अब हम कह सकते हैं 2 से 3 मिनट बचे हैं, और उसी टाइम पे उसने घर की लेडी को आगे किया, उसके पीछे वो दोनों चले और घर के साथ घर की तरफ बाहर आंगन में आकर एग्जिट रूट की तरफ निकलने की कोशिश की। वो तो बिकॉज हमारे ड्रिल्स एंड ऑल, हमारे जो एक बड़ी पैर वहाँ पे लगा हुआ था, तो ही चैलेंज देम कि यार ये जो फेरन पहना ये उतारो आप। और जैसे उसको पता चला कि मुझे चैलेंज कर दिया गया है और ना मैं निकल के ऐसे ही नहीं चल के जा सकता इस लेडी के पीछे पीछे, तो उन्होंने अपना फेरन फेंका और ही स्टार्टेड फायरिंग इनडिस्क्रिमिनेटली। एक टेररिस्ट ने एक तरफ फायर किया, दूसरे ने दूसरी तरफ फायर किया। उसने तो फायर कर दिया, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम फायर नहीं कर सकते उसके ऊपर एक्यूरेट, बिकॉज वो सिविलियन जो लेडी है जो वहाँ पे खड़ी है, तो उसका चांसेस था कि उसको गोली लग सकती है। बिल्कुल। तो हमारे बड़ी पेयर्स ने काफ़ी रिस्ट्रेन दिखाया, बट फिर भी जैसे ही वो थोड़ा सा निकली तो एक्यूरेटली उसके ऊपर पिन पॉइंट उनके ऊपर डाला गया। सो उसके बाद उन्होंने अगर दोबारा अंधेरे का और ग्राउंड का फ़ायदा उठाया, जैसे कि उसका लोकेशन था, तो वो उन्होंने दोबारा से एक तरीके से छुपाव में जाके छुप गए। हमने ये जो स्केच बनाया था इसमें हम समझ सकते हैं क्या? मैं जरा ये ब्रीफ कर देता हूँ। आपने जैसे बताया था ये स्केच बनाया, ये रोड है और ये सस्पेक्टेड घर है, इसके पीछे ये काउशेड है और ये पूरा एरिया आपका ऑर्चर्ड है, और ये ब्लू वाला जो है ये फेंस टीन शेड का। टीन शेड। तो जैसे कि इसमें 1, 2 एंड 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये तीनों ही जो हमारी मेन एग्जिट रूट कह सकते हैं कि जहाँ से निकलने के चांसेस सबसे ज़्यादा थे फ्रॉम द बिल्टअप एरिया, तो उसको हमने हमारे जो बीपी व्हीकल्स थे उनकी मदद से सबसे पहले उसको सिक्योर किया कि हमारा एक बीपी व्हीकल है, वहाँ पे वो रोड ब्लॉक काइंड ऑफ उसने एक तरीके से लगा दिया है और अब वहाँ से कोई नहीं निकल सकता है विदाउट चेकिंग कि उसको काउंटर किया जाएगा और उसके बाद जब उसकी वेरिफिकेशन होगी तभी वो निकल पाएगा। एंड यही जो 2 नंबर है, ये जो लेटर ऑन जब इनिशियल कॉर्डन इस्टेब्लिश हो गया था, उसके बाद जब हमारी एडिशनल क्यूआरटीज आई, जो कि सीओ के साथ जब एडिशनल क्यूआरटीज आई और हमने कॉर्डन को फर्दर टाइट किया था, तो इसी में हमने इस 2 को मूव करके बिल्कुल टारगेट हाउस के आगे प्लेस किया था, सो दैट कि एक क्लियर ऑब्जर्वेशन हमारे पास रहे कि जो मोमेंट है, जो टेररिस्ट प्रेजेंट है, वो घर के किस कोने में है, ऊपर है, सो दैट और एक कम्युनिकेशन भी रहे कि अगर हमें उनको चैलेंज करना है, वॉर्न करना है, तो वी कैन डू दैट। और यहीं पे जो ये सिविलियन लेडी वाला जो इंसिडेंट हुआ था, ये सबसे पहला इंसिडेंट जो फायर फाइट का हुआ था, वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन और इस व्हीकल के साथ, ये 2 के साथ हुआ था। 2 के साथ हुआ। देन कम्स कि काफ़ी देर तक के लिए हमारे पास अगेन हमें दिखाई नहीं दे रहे थे, बट हमारे ऊपर कंटिन्यूसली फायर हमारे कॉर्डन में 360 डिग्री दे वर ट्राइंग टू प्रोब कि यहाँ से हम निकल सकते हैं कि नहीं, यहाँ से निकल सकते हैं कि नहीं। तो बाय दैट टाइम आई रियलाइज कि जो जिस क्रिटिकल समय पे जो हमारा फायर खुला था, वो था बिल्कुल वो वाला वक्त जब अंधेरा होने वाला है और हुआ भी नहीं है, और जैसे ही फायर खुला है तो अंधेरा हो गया है। अब नाउ दिस एंटायर ऑर्चर्ड वाज नॉट इल्यूमिनेटेड, ये वाला। यस सर। तो वी जनरली प्लान, हमारे हर किसी के पास वी हैव दैट शील्ड्स एंड लाइट्स एंड एवरीथिंग वी हैव, बट बिकॉज ऑफ दिस सर्टेन सिचुएशंस कंटिजेंसी इस तरीके से हुआ कि दैट वाज नॉट इल्यूमिनेटेड। तो वे प्लान, यहाँ लाइट्स थी बट यहाँ अंधेरा था जिससे निकल सकते थे, जिसका वो बेसिकली वो फायदा उठा सकता था कि क्लोज इन कर सकता था हमारे बड़ी पेयर्स के, वो ग्रेनेड लोब कर सकता था या किसी भी तरीके कोई क्लोज इन करके कोई इवन भागने का भी प्रयास कर सकता था। तो उसी को कर्ब करने के लिए हमने प्लान किया, डिस्कस किया, एंड देन मैंने अपने बडी के साथ हमने अपना एडिशनल जो लाइट्स ली और ये टीन शीट को ब्रेक करते हुए हमने ऑर्चर्ड के अंदर
लाइट्स को प्लेस करना स्टार्ट किया सिस्टमेटिकली, कि जहाँ से ना हमारे बड़े पेयर्स एक्सपोज हों और हमें ऑर्चर्ड के अंदर ऑब्जर्वेशन भी मिले। सर तो जैसे ही हमने ये टीन शीट को ब्रेक किया, टीन शीट को ब्रेक करते हुए हम ऑर्चर्ड में, कैसे किया आपने? हाँ सर, टीन शीट्स को ब्रेक करते हुए हम आगे ऑर्चर्ड के अंदर एक एक लाइट को प्लेस किया, और इस तरीके से प्लेस किया कि वो ओरिएंटेड रहें टुवर्ड्स सस्पेक्टेड एरिया जहाँ से भाग सकते हैं। हर एक बड़ी पेयर के आगे का एरिया इल्यूमिनेट किया हमने, और वही करते करते जब हम लास्ट में पहुँचे तो वहाँ पे एक हमारा बंदा जो वहाँ पे पहले से तैनात था पोजीशन लेके, तो उसने बताया कि साहब सामने की तरफ कुछ हरकत है, और मुझे लग रहा है कि सामने कुछ गड़बड़ है, शायद उसने कुछ फ्लैश वगैरह भी देखा, और हो सकता है जो पीछे की तरफ जो शेड था वहाँ पे जहाँ पे सिविलियन ट्रैप थे उनकी भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस फायर चल रहा था उनकी तरफ से। तो मैं अभी सिविलियंस अंदर ट्रैप थे? तब तक ट्रैप थे सर, क्योंकि निकालना अगेन सिविलियंस को बाहर निकालना मतलब घर के अंदर वो फिर भी सेफ है, बिकॉज हम अपनी तरफ से इनडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं कर रहे हैं। हम एक नपातुला जिसको दिखाई दे रहा है या जिसके ऊपर इफेक्टिव फायर आ रहा है उस तरीके से फायर कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि जैसे ही थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर होगी तब तक हम बस कंटेन करके रखेंगे, एलिमिनेशन का काम एक बार कंफर्मेशन के बाद वी विल स्टार्ट। तो वही एक बार कंफर्म करने के लिए मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ मूव किया, एंड दैट बडी पेयर ऑल्सो ही सेड कि साहब मैं भी चलता हूँ आपके साथ, एंड दिस शोज कि बिना किसी पर्सनल सेफ्टी और इस सब की परवाह किए बिना ही ऑल्सो केम विद मी इवन आफ्टर डिनाइंग, कि मैंने बोला कि नहीं आने की ज़रूरत नहीं है, बट ही सेड कि नहीं साहब, आई ऑल्सो सेड कि ओके कम इन। आप अदरवाइज कितने लोगों के साथ थे? सर मैं अपने बडी के साथ और साथ में द ड्राइवर ऑफ जेसीबी ड्राइवर। आप जेसीबी से यूज़ कर रहे थे? जेसीबी बिकॉज सर जैसे पहले बताया कि वी आर ऑल्सो कॉल्ड मैकेनाइज्ड आरआर, वी हैव दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट, बिकॉज बिल्टअप एरिया की अपनी एक अलग रिक्वायरमेंट है, खास बात है। उसमें ऐसे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरीके की टीन शीट ये थी, इसको हम मैनुअली नेगोशिएट नहीं कर सकते थे, स्पेशली जब लाइव फायर चल रहा हो, बिकॉज वो साउंड होती है, आप एक्सपोज होते हो, उधर से टेररिस्ट फायर कर सकता है, तो इट इज़ ए रिस्क फॉर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वी अप्रोच थ्रू दैट बुलेट प्रूफ जेसीबी, एंड उसके जो लूप होल से थे उसमें अपना मैंने वेपन आउटसाइड बाहर की तरफ पॉइंट करके रखा हुआ था। एंड तो ये आपने इम्प्रोवाइज कर रखे होंगे? हाँ सर, लूप होल जिसके थ्रू आप फायर करके एंगेज कर सकते। बिल्कुल सर। तो उसको फायर पोजीशन में ही मैं आगे, हमने अपनी जेसीबी को आगे बढ़ाया, और जैसे ही हम लगभग 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस, हमने हार्डली 15 से 20 मीटर की डिस्टेंस कवर की होगी, एंड हमारे ऊपर एक हैवी वॉल्यूम ऑफ फायर हमारे ऊपर आया, एंड वी वर प्रिपेयर्ड। तो मैंने भी अपना उसके, और बिकॉज उसने फायर किया तो उसने अपनी लोकेशन भी जाहिर की, क्योंकि वो फ्लैश और उससे, एंड वी वर अलर्ट, तो हमें पता चला कि वो कहाँ पे है। तो हमने भी इधर से उनके ऊपर पिन पॉइंट फायर डालना शुरू किया, एंड वो एक जो टाइम तो अभी बताना मुश्किल है कि ऐसे सिचुएशन में कितनी देर लगी, बट पूरा एक मैगजीन वहाँ पे मैंने अपना सिंगल शॉट से एम के साथ पूरा जज करते हुए कि कहाँ पर उसकी पोजीशन हो सकती है, वी फायर्ड। देन जस्ट एक वो मोमेंट आता है जहाँ पर आप मैगजीन चेंज करते हैं, उस एक सेकंड के अंदर अगेन ही फायर्ड हिज नेक्स्ट बर्स्ट ऑफ फायर, एंड वो जो एक बर्स्ट था उसमें से एक गोली लकीली हम कह सकते हैं कि जेसीबी के अंदर आई, और उसने काफ़ी जगह रिकोशे किया, कुछ कांच टूटा, और वो स्प्लिंटर्स सभी को लगे। तो आपके साथ जो आपका बड़ी था दोनों को लगे? सभी को कहीं ना कहीं, किसी को छोटा कहीं पे लगा, किसी को कहीं पे लगा, तो एवरीबडी वाज अफेक्टेड फ्रॉम दैट। बट ये तो बुलेट प्रूफ था? हाँ, ये बुलेट प्रूफ था सर, बट अगेन लकी, बिकॉज वो जहाँ पे बुलेट प्रूफ ग्लास और जो आयरन शीट जो ऊपर से अगेन जो बुलेट प्रूफ है, उनको ज्वाइन करने के लिए जो एक रबर पैच बीच में रहता है, काफ़ी किस्मत वाला था वो। बस वो किस्मत वाला। हम भी जैसे ही वो आया सर, तो मैंने अपना यहाँ पे हाथ लगाया कि ये कुछ लगा है, देन सडनली बडी ऑल्सो शाउटेड कि साहब गोली लगा है। तो अगेन काफ़ी दिमाग में आया कि यार गोली लगा तो मुझे भी है, बट देन एंड ऑल दिस नाउ आई कैन थिंक ऑफ, अभी हाइंडसाइट में बोलना बड़ा आसान है, तब इतना टाइम से नहीं लगा था, बट एक ख्याल जो, एक विचार जो मन में आया वो यही था कि यार अगर बुलेट लगा होता, शायद कोई कांच वगैरह लगा होगा, अगर बुलेट लगा होता तो मैं नहीं सोच रहा होता, कोई और सोच रहा होता मेरे जगह। सो वी मूव्ड ऑन, एंड मतलब हमने फायर करना अगेन उसके बाद जारी रखा, और जेसीबी को हमने पीछे की तरफ लिया, बिकॉज सेफ्टी ऑफ आवर ओन ट्रूप्स आर ऑफ द प्रायोरिटी, और प्लस अब बिकॉज कांटेक्ट हो चुका था, एंड
बिकॉज कांटेक्ट इतने नज़दीक से हुआ था, तो वी वर श्योर कि ये एक यहाँ पे एटलीस्ट इंजर्ड हुआ है, नॉट ऑफ कि मरा है नहीं मरा है, बिकॉज वो क्लैरिटी आप रात को नहीं ले सकते कि वो डेड है नहीं है, बट डेफिनेटली इमोबाइल है, ये हम क्लैरिटी से कह सकते थे। तो उसके बाद हमने अपने आप को रिट्रीव किया, वहाँ से निकले। देन हमने दोबारा से डिफरेंट अप्रोच अपनाया, बिकॉज अब हमारे पास जो थर्मल विजन के साथ जो ड्रोन्स थे वो हवा में वैसे भी एरिया को ट्रैक कर रहे थे, बट अब हमारे पास एक पर्टिकुलर एरिया था जिसको नोटिस करने के लिए, एंड हमें जनरल लोकेशन एक टेररिस्ट की एटलीस्ट पता थी कि यहाँ पर है। तो हमने अलग अलग जगह से लोकेशन से MGL फायर करने का ट्राई किया, सो दैट कि बिकॉज एज वी ऑल नो कि मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर जो अपने आप में कितना एक्यूरेट वेपन है और कितना लीथल है, अगर उसको सही से यूज किया जाए तो मतलब आपका काम काफ़ी हद तक आसान कर देता है। बट अगेन दैट टाइम वो काफ़ी लकी थे, क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ एप्पल ऑर्चर्ड में होती है, अंडर ग्रोथ भी और ऊपर की तरफ भी, तो दे वर हैविंग ऑलमोस्ट काइंड ऑफ ए रूफ। उनके पेड़ की जो इतनी डेंस पत्ते और झाड़ियाँ आ चुकी थी कि उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा था, और ना ही नीचे से फायर कर सकते थे, क्योंकि काफ़ी नीचे की तरफ भी अंडर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा था। जब एक बार हमें कंफर्म लोकेशन हो गई कि यहाँ पर एक टेररिस्ट की प्रेजेंस एटलीस्ट कंफर्म्ड है, तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। उसके बाद आसान तो नहीं बोलूँगा, बट एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि टेररिस्ट सिविलियन एरिया में नहीं है और सिविलियंस को हार्म नहीं करने वाला है, या नहीं कर सकता है एटलीस्ट जिस जगह पर है। देन जब डे लाइट हुआ तो डे लाइट पे हमने डे विजन वाले अपने ड्रोन्स को अप किया, बट उनके एक्यूरेट फायर की वजह से उनमें से एक बिलीव टू बी स्नाइपर स्पेशलिस्ट था उनमें से एक, एंड उसने अपने एक सिंगल शॉट की मदद से एक ड्रोन को हमारे डाउन कर दिया। इससे दो चीज़ें हमें कंफर्म हो गई। पहला कि दे आर वेरी वेल ट्रेंड। अभी तक जो रात को इन्होंने एक इतने सारे मल्टीपल अटैम्प्ट्स, काउंटलेस नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स उन्होंने ट्राई किए हैं हर तरफ से निकलने के लिए, कॉर्डन को ब्रेक करने के लिए, हमारे क्लोज इन करके हमारे ऊपर फायर करने के लिए, और तो मतलब अभी ऐसा नहीं है कि दिन हो गया तो बिल्कुल एकदम आसानी से ये मरने वाले हैं। तो वो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई थी। तो लेकिन एक दूसरा फ़ायदा जो हमें हुआ कि उसका ये कि हमें एक कंफर्म लोकेशन पता चल गई कि यहाँ पर हैं और ये अच्छे ट्रेंड हैं, तो इनको इतने हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं, जो कि हम वैसे भी नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी एक एडिशनल हमने प्रोटेक्शन के साथ अलर्ट रहने की कोशिश की। तो उसके बाद जब हमने सिविलियंस को, जो कॉर्नर वाले हाउसेज थे, जो जहाँ से ऑर्चर्ड के दूसरी तरफ का एरिया था, वहाँ से एक एक करके सिविलियंस को घरों से बाहर निकालना स्टार्ट किया। बिकॉज अब डे लाइटेड था, हमें जनरली ऑलमोस्ट पूरा लोकेशन उनका पता था। हालांकि वहाँ पर डायरेक्ट फायर होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं था हमारी तरफ से, तो हमने सोचा कि पहले सिविलियंस का इवैक्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे हमने सभी सिविलियंस को एक एक करके एसओजी की मदद से हमने एक एक करके सारे सिविलियंस को घरों से बाहर निकालना शुरू किया। लेकिन जो अगर आप उसमें देखेंगे तो जो पीछे वाला एक जो टारगेट कॉम्प्लेक्स के पीछे जो एक काउशेड था, वो अभी जहाँ पर अभी टेररिस्ट की लोकेशन थी, ये जो काउशेड जी, तो ये अभी जो टेररिस्ट की लोकेशन थी उसके बिल्कुल आप कह सकते हैं कि 5 से 10 मीटर की दूरी पे रहा होगा। तो इसलिए वहाँ का जो हमने सिविलियन इवैक्यूएशन प्लान किया था वो सबसे लास्ट में किया था। और अब तक टेररिस्ट को कंफर्म हो गया था कि अब उन्हें हमारी लोकेशन पता है, तो उसको भी अपना एक ऑप्शन शायद सिर्फ यही दिखाई दिया कि अगर मैं इन सिविलियंस को होस्टेज बना लेता हूँ तो मेरा बचने का थोड़ा सा चांसेस बढ़ सकते हैं, एंड एनीथिंग, मतलब उसने यही उनकी तरफ मूवमेंट, और कोई चारा नहीं था, और कोई उसके पास चारा नहीं था बेसिकली। तो ही स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड दैट, एंड तब तक हमारी पार्टी भी, मैं बडी के साथ वहीं पर उसके सेट के बिल्कुल पास में पहुंच चुके थे। तो उधर से जब जैसे ही उसने हमारी पार्टी को देखा तो उन्होंने फायरिंग करना स्टार्ट किया। तो लेकिन हमने भी उनको पिन डाउन करके रखा, और उसी पिन डाउन फायर करते हुए के दौरान ही हमने उन सिविलियंस को, बच्चों को उस शेड से बाहर निकाल के नीचे की तरफ क्रॉलिंग करके उनको भी मतलब उनको भी करना पड़ा। तो उन्होंने भी पीछे की तरफ निकल के उससे शेड से बाहर निकाला बेसिकली एक तरीके से। आप ये काउ शेड के पीछे से आ रहे होंगे और ये सामने से आ रहे थे जी, और तो हमने उनको पिन डाउन करके रखा, और उसी फायर फाइट के दौरान उन बीच में सिविलियंस को इसमें जो सिविलियन थे उनको आपने बाहर निकाल दिया। एक्चुअली जब हमने उनको पिन डाउन किया, जब हमने फायर
उनके ऊपर डाला, बिकॉज अब हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स Yes. हैं, बेटर ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ, Manpower ही ज़्यादा मैन थी। पावर भी ज़्यादा है, तो दे वर पिन डाउन। जैसे ही हमने उनको पिन डाउन किया तो सिविलियंस का निकलना उसमें आसान हो गया। जब एक बार सिविलियन निकल गए तो हमारे लिए आसान हो गया कि हमने वो और क्लोज इन किया और उनको एक्यूरेट अपना बिल्कुल 5-10 फीट की दूरी से हमने उनको मार गिराया वहाँ पे। यहाँ पर अभी ये दोनों एक साथ थे यहाँ पे कि नहीं, ये थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं था, बट डिस्टेंस था, बस दोनों आसपास ही थे, आसपास एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। जी जी। या सुमनजीत, आपके इस ऑपरेशन में या 22 RR में होता है ना कि कई सारे हीरोज ऐसे होते हैं जिनकी कहानी आपको हमेशा बताई जाती है। मतलब मेरी यूनिट में एक कैप्टन उमेद सिंह मेहरा हैं जो पहले अशोक चक्र थे राजरीव के नागालैंड में, तो कभी भी जाओ पलटन में तो उनके बारे में बताते हैं। देन किसी भी यूनिट में अगर आप जाते हो तो 22 RR में भी बड़े सारे हीरो ऐसे रहे होंगे जी, है ना, कि आप जब गए होंगे तो बताया होगा कि साहब उन्होंने एक ऑपरेशन किया था और इस तरह से हुआ। तो आप कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगे किसी के बारे में कि सर एक ऑपरेशन और है या 2 ऑपरेशंस और हैं? बहुत सारे होते हैं। डेफिनेटली सर, मतलब ऑपरेशंस तो फील्ड एरिया है, RR है, एक्टिव RR है, तो वहाँ पे कोई कमी ही नहीं है। और प्लस जो लेजेंड्स हैं, जो जिनके किस्से कहानियाँ जाते ही सबसे पहले सुनाए जाते हैं, तो वो काफ़ी सारे हैं। लेकिन एक पर्टिकुलरली जैसे या 2-3 अगर मैं कहूँ तो ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो एक और ऑपरेशन हुआ था हमारी यूनिट में, जो उसमें क्या था कि एक जवान था, जब कॉर्डन इस्टेब्लिश हो गया था तो वो पीछे की तरफ था, सेम लगभग सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो, और टेररिस्ट ने घर से बाहर निकल के कॉर्डन को ब्रेक करने की कोशिश की। तो और उसी टाइम पे हमारी एक सर्च पार्टी भी उसी एरिया को सर्च करने के लिए आ रही थी। तो जैसे ही उसने देखा कि अब ये टेररिस्ट इधर से निकल के आ गया है और दूसरी तरफ से सर्च पार्टी आ रही है, तो उसने बिना अपनी पर्सनल सेफ्टी का ध्यान रखे हुए या कुछ भी अपना, जो एक बोलते हैं कि प्योर देशभक्ति और अपना दोस्तों की, अपनी टीम की सलामती के लिए अपने आप को आगे कर देना, तो ही जस्ट केम इन फ्रंट ऑफ देम एंड उसने अपना एक्यूरेट फायर से एक टेररिस्ट को वहीं फेस टू फेस बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई में मारा। और जैसे ही उसको उधर से भी गोलियां चली, तो जैसे ही उसको गोलियां लगी तो ऐसा नहीं कि उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, क्योंकि जैसे ही 2 टेररिस्ट भाग के आए थे, उनमें से एक को उसने मार गिराया, और उसकी जो गोलियां हैं हमारे बंदे को लगी। और जैसे वो बंदे को गोलियां लगी तो अपॉर्चुनिटी एक बार के लिए ये आई थी कि इसको शायद हम इवैक्यूएट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट शायद किया जा सकता था। बट ही वॉज अवेयर कि नहीं, 2 टेररिस्ट आए थे, एक को मार दिया है, दूसरा पीछे की तरफ ही है, थोड़ा सा ही पीछे है। मतलब जैसे ही अगर मुझे इवैक्यूएट करने का काम शुरू होगा तो वो दोबारा से उठेगा, ग्रेनेड डालेगा या कुछ न कुछ एक्टिविटी करेगा। उसने अगेन अपना प्योर सेल्फलेस एक्ट जिसको बोल सकते हैं वो दिखाते हुए आगे क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा, और उसी पोजीशन में जाके उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में दूसरे जो टेररिस्ट को वो वहाँ पे उसने न्यूट्रलाइज किया। एंड अल्टीमेटली इट इज़ ए सैड फॉर अस कि दैट इंडिविजुअल इज नो मोर, बट क्या नाम है? हिज नेम इज सवार विजय एंड ही ऑल्सो गॉट कीर्ति चक्र फॉर दिस एक्ट। मतलब जो हमारे बटालियन का एक हीरो जिसको हम बोलते हैं, ही इज़ वन ऑफ देम। यस। बट अदरवाइज वैसे और भी बहुत सारे हैं जिनकी कहानियाँ, जो एनेक्डोट्स हम सुनते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं सभी, कि किस तरीके से अपने आप को हमेशा बाकियों से, अपने टीम से आगे, सिविलियंस की सेफ्टी के लिए जिस तरीके से लड़ना होता है, वो इन्हीं से हमें सीखने को मिलता है। और एक इसके साथ ही है, मतलब जो ये तो काफ़ी रिसेंट है, इसमें मतलब वो है कि देखने को मिलता है कि कितना डेडिकेटेड एक सोल्जर रहता है अपने काम के लिए, कितना डेडिकेशन से, ऑनेस्टी, पूरा समर्पण के साथ वो वहाँ पर टिका रहता है, चाहे भले ही अपने साथ कुछ भी हो रहा हो। जैसे एक ऑपरेशन में हमारे साथ हुआ था कि बड़ी पैर को जहाँ पे लगाया गया तो वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा था। अब फायर फाइट हो रहे तो खड़े नहीं रह सकते, आपको वहाँ पे लेटना ही पड़ेगा। तो ही वॉज इन लाइंग पोजिशन और पूरी रात वो पानी के अंदर लेटा हुआ था, पानी में, और वो भी इतने कोल्ड वेदर के अंदर, जहाँ पे थोड़ी सी देर भी अगर आप ठंडे पानी में रहते हो तो आपको मतलब हाइपोथर्मिया होने में टाइम नहीं लगता। बट अगेन ही सर्वाइव्ड देयर फॉर 6-7 आवर्स एंड ही होल्डेड दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ऐसे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल्स मतलब एंडलेस हैं। बिल्कुल। एक सेम एक डिफरेंट ऑपरेशन में हुआ था कि एक जवान था जिसकी तरफ टेररिस्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, तो मतलब ही स्टार्टेड फायरिंग।
तो जो एक नेचुरल रिस्पॉन्स एक ट्रेंड फौजी का होता है, ही शोड दैट एंड उसने रिटेलिएट किया काफ़ी अच्छे से। बट फायर फाइट इतना लंबा चल गया कि उसके पास ऑलमोस्ट सारी मैगजीन्स खत्म होने को आ गई। ही वॉज सर्वाइविंग ऑन दोज लास्ट मैगजीन एंड और इवन आफ्टर सेइंग कि यार थोड़ा सा तू देख ले, बोले साहब कोई दिक्कत नहीं, एक गोली भी होगी तो मैं मार दूंगा, है कोई डरने और उसकी कोई बात नहीं। बिकॉज वी वर वरीड कि यार इतना फायर फाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि एमिनेशन, हालांकि ऐसा होता नहीं है ऐसा कि हम एमिनेशन खत्म हो जाएगा एंड ऑल, बट स्टिल दैट शोज कि डेडिकेशन एक बंदे का, कि कैसे एक एक बुलेट पे उन्होंने भरोसा है। जो ट्रेनिंग जैसे हम बताते हैं कि एक गोली एक दुश्मन की, हालांकि मरना थोड़ा सा ज़्यादा बुलेट्स के साथ ही, बट था कि उसको जज्बा और उसके अंदर एक बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंस उस दर्जे का था कि साहब एक भी रहेगी तो काफ़ी है, सामने आएगा छोड़ूंगा नहीं। 4 तो कीर्ति चक्र हैं शायद 22 आरआर में। 4 कीर्ति चक्र हैं। बिकॉज हर जवान बहुत अच्छा काम करता है जो फील्ड में है। मुझे लगता है कि सारी यूनिट सब उसमें हर जवान का काम बहुत ही अच्छा होता है। तो कई सारे ऐसे भी अननोन हीरोज भी रहते हैं हमारे साथ ना, लगता है कि यार ऑपरेशन होगा तो इसको लेके जाऊंगा साथ। यस सर, डेफिनेटली। अगर पूरा आरआर में ऑपरेशंस करने के बाद जो एक अपने आप में एक जो सेंस ऑफ प्राउड, आप अगर बोल सकते हैं, ऑनर्ड विल बी मच बेटर वर्ड टू से, तो आई थिंक वो यही है कि आपको ऐसे ऐसे लोगों से साथ अटैचमेंट होता है कि आप हर किसी से सीखते हैं, हर किसी की ब्रेवरी से इंस्पायर होते हैं। आपकी टीम के ऊपर आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है, आपकी टीम को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ऐसे ऐसे ब्रेवरी के एक्ट सर जनरली रिकग्नाइज हम करने में इतना शायद हम सभी को नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी क्यूआरटी, पूरी बटालियन का हाथ रहता है। कमांडिंग ऑफिसर से लेकर नीचे एक जवान तक, हर बंदा, हर जवान, एनसीओ उतना ही इन्वॉल्व रहता है जितना एक कंपनी कमांडर रहता है, उससे कहीं किसी भी लेवल पे कम नहीं रहता है। सो इसलिए रिकग्निशन वाइज काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत आला दर्जे का काम करते हैं, और अनफॉर्चुनेटली और किसी भी तरीके से कह सकते हैं, बट येस दे नो एंड वी नो इन आवर हार्ट कि वी एडमायर देम, कि उनके बिना भी ये ऑपरेशन होना मुश्किल है। जैसे अगर इस ऑपरेशन का भी अगर मैं आपको बताऊं तो ऑल दोज इंडिविजुअल्स, आई एम जस्ट द फेस ऑफ इट, बाकी हम सबने ही मिलके काफी अच्छा एक एज ए टीम वर्क किया। बिल्कुल, बिकॉज स्क्वाड्रन में जितने भी बड़ी पेयर बैठे हैं, अगर एक बड़ी पेयर भी ढीला हो गया तो वो वहीं से निकल जाएगा, एक भी लूज पॉइंट एंड वो वहां से निकल जाएगा। जो 22 आरआर का जो एरिया है, मतलब बिल्टअप एरिया के अंदर ऑपरेशन करना थोड़ा सा अलग होता है। अब मैं एनएसजी के बैकग्राउंड से मैं आपको बता रहा हूँ तो आई एम श्योर आप लोगों ने कई सारी चीज़ें इनोवेट की होंगी, इम्प्रोवाइज़ किया होगा, या किसी को अगर समझाना है कि बिल्टअप एरिया क्यों डिफ़िकल्ट है ऑपरेट करना, कुछ समझाएंगे प्लीज़? ड्रिल्स के बारे में स्पेसिफिक मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं कर पाऊंगा, yes. बट हम भी नहीं चाहेंगे। But yes, we have a lot of new generation equipment which are coming to our battalions nowadays, जिसमें BP vehicles हैं, Armado vehicle आपने must have seen, महिंद्रा का excellent vehicle, plus new weapons, AK-203 इन्वेंट्री में जो आई, अगेन अ वेरी फैंटेस्टिक वेपन। तो इस तरीके से इन्वेंट्री में ड्रोन्स न्यू एज के हिसाब से अभी वी कैन लाइक, अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर एरिया है तो हम उसको कंटिन्यूस सर्वेलेंस में रख सकते हैं थ्रू आउट। तो अभी न्यू एज जनरेशन इक्विपमेंट आने के बाद से चीज़ें काफ़ी और इवॉल्व हुई हैं, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बढ़ी है, बट चैलेंज स्टिल रिमेन्स देयर। उसके साथ नए चैलेंजेस आ जाते हैं फिर आप जैसा किसी ने जाकर के उसको ग्राउंड पे ठोकना होगा। बिल्कुल ग्राउंड इम्पोर्टेंट है। मंजित, ये बताइए, किसी भी सोल्जर का जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हुए उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेट क्या लगता है आपको? सर, काफ़ी सारे ट्रेट्स होते हैं जो एक सोल्जर के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम टेस्ट करते हैं, जिनके बेसिस पे एक सोल्जर को जज किया जा सकता है। एंड आई थिंक देश के लिए जो समर्पण है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जिस निष्ठा के साथ वो देश के लिए काम करता है, इफ़ ही इज़ ऑनेस्ट टुवर्ड हिज ड्यूटी, दैट इज़ आई थिंक द बेस्ट क्वालिटी वन सोल्जर कैन possess. Rest all thing आर्मी विल प्रिपेयर अस, लाइक ट्रेनिंग एंड कहाँ पर क्या करना है, दैट फॉर दैट सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी देयर. द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन एंड ऑनेस्टी. If you are dedicated towards your work and doing it honestly, I think there is no other characteristic is required.
rest all army will take care. There are someone for everyone who can guide us at every moment of time. और अगर मैं कहूँ कि आज की जो यंग जनरेशन है उसके लिए आपको एक मैसेज देना है तो क्या होगा वो? सर यंग जनरेशन जो है आज की वो बहुत तेज है वो जेनजी। डेफिनेटली सर, हर जनरेशन जो आगे आती है इवॉल्व करती है सोसाइटी, एंड एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज गुड इन सर्टेन टर्म्स जो हमारी पिछली जनरेशन होती है, लेकिन कुछ कोर क्वालिटीज़ आई थिंक सभी के अंदर होनी चाहिए जो सभी पोजेस करते हैं, जो एक मेन इंपॉर्टेंट फैसेट है हर किसी की एक लाइफ का। और अगेन उनके लिए भी आई थिंक वही है कि अगर आप आर्मी को आइडियलाइज करते हैं और अगर थोड़ा सा भी उनको मानते हैं तो आई थिंक सबसे बेस्ट अगर आर्मी से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो टीममैनशिप, कमराडरी और अपने देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अलग तरह की चाहत के कि मुझे कोई सम्मान मिलेगा या मुझे कोई तालियां बजाएगा, बिकॉज एवरी सोल्जर यू हैव सीन कि छुट्टी आता है तो ही बिहेव लाइक ए सिविलियन। वो वहाँ पे ऐसे दिखाते हुए नहीं रहता है कि मैं आर्मी से हूँ, मैं आर्मी। सो दैट इज़ द आर्मी मैन, आर्मी पर्सनैलिटी, कि आप कुछ भी काम सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने देश की सेवा करने के लिए कर रहे हो, अपने देश को आगे ले जाने के लिए कर रहे हो। तो अगर आप आर्मी में आ सकते हैं तो वी विल टेक केयर, मीन्स एज इन आर्मी विल टेक केयर। एंड इफ़ यू आर स्टेइंग आउटसाइड एंड डूइंग एनीथिंग इन एनी अदर प्रोफेशन, इफ़ यू आर जस्ट कीपिंग वन थॉट इन योर माइंड कि आप अपना जो भी काम करेंगे वो देश की भलाई के लिए किस तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम आ सकता है, तो दैट विल बी बेटर। Very nice. We are so proud कि we have soldiers like you. Thank you, sir. We always look to our seniors, and we are also blessed that we have seniors like you, sir, who have set a pattern, मतलब एक रास्ता हमारे लिए दिखाया है सर आप जैसे सीनियर्स ने। Thank you, very kind of Thank you. Thank you so much, Manjit. Really enjoyed आपके साथ interaction. Sir. And wish 22RR, wish the entire RR और इवन द पंजाब रेजिमेंट, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड आप सबके जो आप लोग कर्म कर रहे हैं वो सब के लिए हमें वी आर प्राउड ऑफ इट। गॉड ब्लेस। एंड पूरी उम्मीद है मेरे को कि अगली साल शायद 10वां यूनिट साइटेशन आपके सीईओ ले रहे होंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द जिस तरह से आप विशेस, काम कर रहे हैं। and everything is for the country sir, it is not something personal, जी it is Yes, we organization. do whatever we do is for our great country।